नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दूसरे अध्याय की। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था शीत युद्ध का दौर। आज का हमारा अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत। तो हमारी जो श्रृंखला चल रही थी, हम हर लेसन के जो शॉर्ट नोट्स है उस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लेसन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत। शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1990 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। तो जो बर्लिन की दीवार थी वो शीत युद्ध का प्रतीक थी, जो 1961 में बनी थी और 9 नवंबर 1990 को इस बर्लिन की दीवार को जर्मनी की जनता ने तोड़ दिया। ठीक, ये 150 किलोमीटर से अधिक लंबी थी। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 25 दिसंबर 1991 को किसका विघटन हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। मुख्य बात है इसके अंदर यही है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोवियत संघ का जन्म या इस व्यवस्था की प्रणाली की शुरुआत कब होती है? सोवियत संघ का जन्म या व्यवस्था 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ USSR अस्तित्व में आया। तो ये जो समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ है, जिसे हम USSR भी कह सकते हैं, ये रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 में, बोल्शेविक क्रांति, उसके बाद ये अस्तित्व में आया। तो हम बात करते हैं इस सोवियत प्रणाली की क्या क्या विशेषता है। तो नंबर 1, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। ये पूंजीवाद का विरोध करती है और साथ ही साथ ही समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में जो अर्थव्यवस्था थी वो नियोजित थी। तो सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। कम्युनिस्ट पार्टी का इसके अंदर दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की इसमें सुविधा थी। बेरोजगारी न होना, ये भी इसकी विशेषता है। उन्नत संचार प्रणाली, ये सोवियत प्रणाली की विशेषता है। और मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। तो ये 8 विशेषता हम इस सोवियत प्रणाली के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी दुनिया। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया है। तो दूसरी दुनिया के अंदर जो ज़्यादातर देश थे वो पूर्वी यूरोप के थे और इन पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था, इसलिए इनको समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया भी कहते हैं। और पश्चिमी जो दुनिया थी वो अमेरिका की जो पूंजीवादी प्रणाली थी उसकी तर्ज पर ढाला गया था। तो वो पहली दुनिया और ये दूसरी दुनिया। और हमने पहले अध्याय के अंदर ये देखा था कि तीसरी दुनिया के देश वो है जो कूटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। आगे बात करें हम मिखाइल गोर्बाचेव। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाया और उन्होंने पुनर्रचना अर्थात पेरेस्ट्रोइका व खुलापन अर्थात ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। ठीक, आगे देखिए सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा। 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूरी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किसने की? तो 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने, जिसमें रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने मिलकर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। CIS स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना और 15 नए देशों का उदय हुआ। इस सोवियत संघ के विघटन के बाद में CIS नामक एक संस्था बनी, जिसे हम कह सकते हैं स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना और इसमें 15 देश, नए देशों का क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला कारण है नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। दूसरा है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। चौथा है संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। फिर पांचवा है प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। छठा है रूस की प्रमुखता। सातवां है गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना। आठवां है अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। नौवां है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। तो ये जो आपके सामने थे, ये सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण थे। क्लियर? अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम।
तो परिणामों की बात करें तो नंबर 1, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। एक द्रव्य विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय हो गया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। समाजवादी विचारधारा पर प्रसन्न चीन या पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा व्यवस्था का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो ये सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम आपको पता होने चाहिए, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये सवाल पूछा गया एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण अर्थात परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताओं की। तो मिल्कियत का प्रमुख रूप जो था वो निजी स्वामित्व था। राज्य की संपत्ति का इसमें निजीकरण हो गया। सामूहिक फार्म की जगह पर निजी फार्म स्थापित किए गए। मुक्त व्यापार व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। ये शॉक थेरेपी की क्या थी? विशेषता थी। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी के परिणामों की। तो पूर्णतया असफल रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूसी जो मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट देखने को मिली। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों अर्थात औने पौने दामों के अंदर बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। आर्थिक विषमता बढ़ी। खाद्यान्न संकट हो गया। माफिया वर्ग का उदय हुआ। कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिससे सत्तावादी राष्ट्रवादी शासन सामने आया। तो ये जो शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणाम थे, पॉइंट के रूप में आप इसको पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं आगे संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी है। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बंट गया। बाल्कन क्षेत्र बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2004 में नाटो के अंदर शामिल हो गए। मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार है। इसी कारण से ये क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। अब बात करते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत के बीच में क्या संबंध थे। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। दोनों का अपना बहुद्वीपीय विश्व का सपना है। दोनों देश सहअस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत रूसी हथियारों का खरीदार देश है। रूस से तेल का आयात होता है। परमाणुविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद मिलती है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच 70वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने तथा उनके लक्ष्यों को प्राप्ति पर बल दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस पाठ के संक्षिप्त नोट्स के बारे में चर्चा करी। अब हम बात करते हैं इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वो देखिए।
द्विध्रुवीयता का आपको अर्थ बताना है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया। दूसरी दुनिया किसे कहा गया। CIS का पूरा नाम बताइए। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। USSR का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की किस नेता ने शुरुआत की। चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा। सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में कब व कौन सा सैन्य संगठन बनाया गया। सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम लिखिए। रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलकर बना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके उत्तर आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं, ढूंढ कर नोट करने हैं। अभी हमने जो शॉर्ट नोट्स में लिखे थे वो सारी चीज़ें यहीं पर है, तो आप इसको लिख सकते हो। फिर शोक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं दो मध्य एशियाई देशों के नाम बताइए। तजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला रहा और ये गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। और अब आपको इसके काल के क्रम अनुसार बताना, अफगान संकट, रूसी क्रांति, बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ का विघटन। तो इसका काल के अकॉर्डिंग इसको सही तरीके से बताना है। तो अफगान संकट कब हुआ था, रूसी क्रांति कब हुई थी, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो ये तो थोड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा की, और आगे और जो मोस्ट प्रश्न बनेंगे उन पर भी हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।